हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ बी सीरियस। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, इनके आंसर्स को याद करिएगा और साथ में जो रिलेटेड स्टैटिक जी के पॉइंट्स हैं उनको भी समझिएगा, याद करिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेवियो कोबोली को हराकर फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं बोरिस बेकर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, हेनर हेनकेल या राफेल नडाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। जी हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में और पर्टिकुलर एक साल में टेनिस ओपन जो होते हैं वो 4 होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 टेनिस ओपन होते हैं। पहला जो शुरुआती ओपन होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, यानी कह सकते हो कि जनवरी फेब में। और दूसरा जो होता है वो यही फ्रेंच ओपन होता है, मई लास्ट और जून अर्ली इसमें देखा जाता है इसको। ठीक है, फिर तीसरा होता है विंबलडन, एक चौथा होता है यूएस ओपन। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेनिस ओपन होते हैं, इनके जो भी विनर्स होते हैं, इनसे संबंधित जो भी और चीज़ें होती हैं वो सब आपको याद रखना पड़ता है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे विजेता का नाम अच्छे से याद कर लें, ज्वेरेव हैं। ठीक है, अच्छा, ज्वेरेव जो है इनका एक तरीके से काफ़ी संघर्ष रहा है 2020, 2024, 2025 में। ये एक तरीके से उप विजेता बनते आ रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने ये बाजी मार ली है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, फ्रेंच ओपन कोर्ट जो होता है ये टूर्नामेंट विशेष रूप से पेरिस फ्रांस में रोलैंड गैरोस के क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा टेनिस ओपन मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक, और भी चीज़ें हैं, यानी कि और भी जो टेनिस ओपन है उनके टर्म में याद कर लीजिए कि कौन घास के मैदान में खेला जाता है, कौन आर्टिफिशियल उसमें खेला जाता है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको जरूर याद करिएगा। फिलहाल इसके लिए आप दिमाग में रखिए कि फ्रेंच ओपन जो होता है वो मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। ठीक, और ये प्रथम जर्मन विजेता हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो हैं 1937 में हेनर हेनकेल के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026, वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 102। जी हाँ, स्टैटिक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, कुल जो पदक जीते हैं भारत ने वो करीब 114 पदक जीते हैं। ठीक है, इसके साथ टूर्नामेंट का समापन हो जाता है। इसमें भारत ने 102 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, लड़कों की सब जूनियर कैटेगरी अगर देखी जाए तो इसमें सिंगल श्रेणी में रोहन तायडे, ठीक है, नाम याद कर लीजिए, रोहन तायडे प्रमुख व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेताओं में से एक रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मेजबान स्थल की बात की जाए, मेजबान कंट्री की बात की जाए तो ये एक तरीके से उद्घाटन विश्व योगासन खेल रहा है चैंपियनशिप 2026। ठीक है, मतलब कि इसी साल इसको शुरू किया गया है। कह सकते हैं कि योग को एक तरीके से खेल की कैटेगरी में रखा गया है और इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे इसका आयोजन कहाँ हुआ है? एका एरिना, अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। ठीक है, तो आयोजन स्थल भी याद रखिए, एका एरिना, अहमदाबाद गुजरात। और इसको पहली बार एक तरीके से इनॉग्रेट किया गया है, खेल का दर्जा दिया गया है योगासन को। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब खेल का दर्जा इसको दे दिया गया 2020 में, बट इसका जो आयोजन किया गया वो 2026 में किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर रखिए दिमाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स के नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? देखिए, कई सारी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, है ना, सब अपना जो है अनुमान लगाती रहती हैं। वर्ल्ड का किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ जाएगी, पर्टिकुलर किस कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ जाएगी, किस रेट से जाएगी, है ना। कई बार वो एक तरीके से भविष्यवाणी कर देते हैं, फिर उसमें संशोधन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद करना होता है ना। जो वो बताते हैं वो भी याद करना है, संशोधन को भी याद करना है। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से यहाँ पे संशोधित जीडीपी अनुमान लगाया है और वो है 6.4%। अच्छे से याद कर लीजिए, फिच रेटिंग एजेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसने जो है चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जो अनुमान था पहले इनका 6.7% का था, लेकिन अब इसे इन्होंने घटाकर 6.4% कर दिया है। ठीक है, अगर हम इसके स्टैटिक पॉइंट की बात करें, यानी कि फिच रेटिंग एजेंसी का जो मुख्यालय है वो एक तरीके से न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है और बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक माना जाता है। ठीक है, दुनिया की।
और भारत में वित्त वर्ष जो होता है वो आप सभी जानते हैं, वो 12 महीने का होता है और प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है। कई बार छोटे एग्जाम्स में फाइनेंशियल ईयर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को। ठीक है, चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवंगत मलयालम अभिनेता सलीम कुमार ने 2010 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको समझिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? अदा मिनते मकान आबू। ठीक है, इस फिल्म के लिए इनको क्या मिला था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब इनका चेहरा आप जरूर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, साउथ फिल्मों में, है ना, अच्छे कलाकार हैं। तो अपने 3 दशक के अधिक करियर में इन्होंने तमिल, उड़िया और बंगाली सहित कई भाषाओं में लगभग 350 फिल्मों में अभिनय किया था इन्होंने। ठीक, अच्छा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें, इसका स्टैटिक पॉइंट समझें तो वर्ष 1954 में स्थापित किया जाता है ये। ठीक है, और भारत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक रहा है, पुरस्कार समारोहों में से एक रहा है ना। और इसको जो है एक तरीके से जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है वो इसको देखता है, सॉरी। ठीक है, कौन देखता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसको देखता है। अच्छा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी कई बार बात आ जाती है ना। तो यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिया जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरीके से याद करते हैं ना कि इनको ये पुरस्कार मिला, उनको वो पुरस्कार मिला, इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, है ना। तो ये सारे अवार्ड्स अलग अलग हैं, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, खासतौर पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको तो आप जरूरी याद कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कुल सैन्य खर्च कितना था, जिसके साथ वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। तो सिप्री की रिपोर्ट आती है ना, हर साल आती है, और इस बार इन्होंने जारी किया है और इसमें बताया है कि 2025 में भारत का कुल सैन्य खर्च कितना था। ठीक है, तो ये है 92.1 बिलियन डॉलर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस बजट के टर्म में अगर देखा जाए तो भारत की जो रैंक है वो 5वीं रैंक है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो 92.1 बिलियन डॉलर, ये वैल्यू भी याद रखिए दिमाग में। ठीक है, इस वैल्यू के साथ भारत सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है ना। पाकिस्तान से हम आगे हैं काफ़ी हद तक, है ना। पाकिस्तान से जनरली इन सब चीज़ों में कंपेयर किया जाता है, तो मैं कंपेयर कर देता हूँ, है ना, कि पाकिस्तान से हम यहाँ पे आगे हैं। अच्छा, अगर हम स्टैटिक पॉइंट को समझें, सिप्री, तो सिप्री का पूरा नाम जो है वह स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यह एक तरीके से संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ना। ये बहुत सारी रिसर्च करता है और ख़ासतौर पे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके टर्म में ये खूब रिसर्च करता है कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे या वॉरहेड्स का जखीरा बढ़ा रहा है, उसमें एक तरीके से पॉलिसी में बदलाव ला रहा है। ये सारा चीज़ जो है वो सिप्री मॉनिटर करता है, कह लो अपने एंड पे रिसर्च करता है। ठीक है, सिप्री का जो मुख्यालय है वो 1966 में स्थापित सिप्री का मुख्यालय बनाया जाता है स्वीडन में, स्टॉकहोम में। ठीक, तो ये भी हेडक्वार्टर भी दिमाग में रखिए। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होपफुली आपको ये समझ में आएंगे। अच्छा, जब भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, स्टैटिक पॉइंट समझाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ बस उतना ही है ना। बहुत सारी चीज़ें आप अपने से खुद से रिसर्च कर सकते हैं, है ना। मकसद ये होता है कि आपको कोर पॉइंट्स बता दिए जाएँ ताकि आप खुद उस चीज़ को एक तरीके से जहन में रख पाओ, और जब आप टाइम निकालो तो अपने से कुछ रिसर्च भी करो, है ना। जैसे अब यहाँ पे मैंने बात बता दी कि 5वां सबसे बड़ा देश हो गया, है ना। अब बाकी जो 4 देश हैं वो कौन से हैं, है ना। सबसे नंबर 1 पे कौन सा देश है, तो सबसे नंबर 1 पे देश भैया हमेशा रहता आया है और शायद रहेगा भी, यूएस, अमेरिका, है ना। दूसरा नंबर पे आता है चीन, तीसरे नंबर पे आ जाता है रशिया, चौथे नंबर पे जर्मनी आ जाता है, 5वें नंबर पे भारत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डीप रिसर्च भी कर लेनी है, खुद से नोट्स बनाते चलना है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हेल्पफुल तो जरूर होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सपोर्ट करिए, बिकॉज ये चैनल नया है, आप सबके लिए शुरुआत नहीं है। आप जितना इसको शेयर करेंगे और प्रमोट करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए एफर्ट जारी रहेगा। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।